हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वीटी कश्यप और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बुक्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये इस बुक का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने इस बुक के 2 लेसन्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम आगे के लेसन्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्रॉक से आग्रह किया गया कि वे एमबीए क्लास में स्पीच दें। स्पीच के बाद जब स्टूडेंट ने उनके साथ कुछ टाइम बिताने की गुजारिश की तो वे मान गए। जब उनका ऑर्डर आने वाला था तब उन्होंने सवाल किया, क्या आप जानते हैं मेरा असली बिजनेस क्या है? सब हंसने लगे। उनमें से एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं। रे हंस दिए और कहा, मुझे पता था आप लोग यही कहेंगे। मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है, क्योंकि हैमबर्गर के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझ कर लिया जाता है और जिसे उसकी फ्रेंचाइजीज खरीदनी होती है उसे वो प्रॉपर्टी भी खरीदनी होती है, और इसीलिए ये रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। रिच डैड ने यही सबक हम दोनों को भी सिखाया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और मॉर्टेज देकर बैंक के लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि स्कूल में हमें एम्प्लॉय बनना सिखाया जाता है, एम्प्लॉयर नहीं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप एक डॉक्टर हैं या बैंकर हैं, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट्स है, पर उन्हें बाद में जाकर पता चलता है कि वो उनकी लायबिलिटी है और उनके काफी पैसे सिर्फ ईएमआई में और होम टैक्सेस में चले जाते हैं। फिर जब वे घर बेचते हैं तो उस मूल्य से बहुत कम में बिकता है, या अगर कोई फायदा होता है तो सरकार उस पर टैक्स लगा देती है। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, असली एसेट खरीदना शुरू कर दें। असली एसेट कई तरह के होते हैं। एक बिजनेस जिसमें आपके होने की ज़रूरत ना हो। अगर आपको वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं, नौकरी होगी। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। काम वो करो जो आपको पसंद हो। अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करोगे तो ध्यान नहीं रख पाओगे। जब रॉबर्ट कहते हैं कि अपने काम से काम रखें, तो उनका मतलब यह है कि अपने एसिड वाले कॉलम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहें। चैप्टर नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिन हुड की कहानी बताई जाती थी, जो अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांट देता था। टीचर उसे हीरो की तरह मानते थे, पर मेरे रिच डैड उसे बदमाश मानते थे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसके लिए अमीर लोग पैसा क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। पर सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर कोई टैक्स नहीं लगता। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मध्य वर्गीय से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्य वर्ग से। रिच डैड हमेशा यह कहते हैं कि कॉर्पोरेशन के मालिक बनो, क्योंकि कॉर्पोरेशन हमें पहले खर्च करने देती है और फिर जो पैसा बचता है उस पर टैक्स लगता है, जबकि जो जॉब करते हैं वे पहले टैक्स भरते हैं, फिर जो बचता है उसे वे खर्च करते हैं। कॉर्पोरेशन चलाने के लिए आपको कुछ शिक्षा आनी चाहिए, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, बाजार की समझ, टैक्स बेनिफिट, कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। चैप्टर नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी। क्योंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी तो वे वेस्टर्न यूनियन कंपनी के पास गए ताकि वो उनके पेटेंट और छोटी सी कंपनी सिर्फ $1 लाख में खरीद ले, पर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। आगे न बढ़ने का रीजन यह भी है कि हम खुद पर डाउट करते हैं। जब हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हमें पता चलता है कि असल जिंदगी में अच्छे नंबरों का इतना महत्व नहीं है। अच्छे नंबर से ज्यादा जरूरी गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, जोखिम लेने की क्षमता जरूरी होती है।
अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ने एक न्यू गेम बनाई है जिसे वे कैश फ्लो कहते हैं। यह गेम सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है और रैट रेस से कैसे बाहर निकलें। एक दिन उस गेम को खेलने के लिए एक औरत आई। गेम में उसने एक बोट जीती, पर जब उसको पता चला कि बोट लेने के लिए उसको काफी सारा टैक्स देना पड़ेगा तो वो गुस्सा हो गई। काफी लोग इस गेम में काफी पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें ये समझ नहीं आता कि वे उस पैसे का क्या करें, और कुछ लोग अच्छे मौकों का इंतजार करते हैं। कुछ लोगों को सही मौका मिलता भी है पर वे फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा और मौका दोनों होता है, फिर भी कुछ नहीं जीतते क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जब हम छोटे थे तो रिच डैड हमेशा कहते थे, पैसा असली नहीं है, हमारा दिमाग हमारा एसिड है। अगर इसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। एक समय में अर्थव्यवस्था भयानक थी। जो घर $1 का था वो $75,000 का हो गया था। मैंने दिवालिया वकीलों के ऑफिस पर जाकर खरीदना शुरू कर दिया। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 में मिल जाता था या इससे भी कम में मिल रहा था। मैंने अपने दोस्त से $20,000 का लोन लिया और वकील को चेक दे दिया। जब मैंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि $75,000 का घर केवल $60,000 में बिक रहा है और किसी डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा। फिर मैंने कुछ ही सेकंड में उस घर को बेच दिया। मैंने अपने दोस्त को $20,000 दिए, वकील को उनकी फ़ीस दी और इंटरेस्ट दिया। इसमें घर खरीदने वाला खुश, वकील खुश, दोस्त भी खुश और मैं भी खुश। फाइनेंशियल IQ के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है, जैसे किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देते हों, पैसा किस तरह जुटाया जाए बिना बैंक जाए, या किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। एक महिला मेरा इंटरव्यू ले रही थी। मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। महिला ने कहा, मैं एक दिन आपकी तरह बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती हूँ। मैंने उसके कई लेख पढ़े हुए थे, वो एक अच्छी लेखिका थी। फिर मैंने उससे पूछा, आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से कौन सी चीज़ रोक रही है? महिला ने कहा, सब मेरे उपन्यास को बढ़िया कहते हैं पर होता कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? मैंने कहा, मेरा दोस्त है जो सेल ट्रेनिंग देता है। इस बात से वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, क्या मैं अब सेल ट्रेनिंग के स्कूल में जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूँ। इस पर मैंने अपनी बुक की तरफ इशारा किया। उस पर लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग लेखक। बेचने की कला सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे वर्कर की टीम को कैसे हैंडल किया जाए, अकाउंटिंग, सेलिंग और मार्केटिंग। रिच डैड कहते थे कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। लोगों की समझ होनी चाहिए किससे कैसे काम लिया जाए। एक मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए, और मालिक उन्हें केवल इतने पैसे देते हैं ताकि वे काम छोड़कर ना जाएं। और देखा जाए तो ये थ्योरी सच भी है। इसलिए लोगों को ज़्यादा ध्यान सीखने पर देना चाहिए, ना कि कितने पैसे मिल रहे हैं इस पर। किसी प्रोफेशन को चुनने से पहले और रैट रेस में फंसने से पहले वे ये तय कर लें कि वे कितनी दक्षताओं में काबिल होना चाहते हैं। एक बार लोगों को पैसे की समझ आ भी जाए तब भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने में उन्हें कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। डर, आलस्य, बुरी आदतें और जिद। डर, पैसे खोने का डर। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको ये डर नहीं होता, पर जो लोग सामना करते हैं वही अमीर बनते हैं। सफलता हमेशा असफलता के बाद ही मिलती है। दूसरा है आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर
आलसी होते हैं। वे इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की, स्वास्थ्य की परवाह करने की भी फिक्र नहीं होती। वे काम में इतने बिजी रहते हैं कि वे पूरी तरह से घर पर भी ध्यान नहीं दे पाते। फिर उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आने लगती है, जिस वजह से इसका इफेक्ट उनकी जॉब पर पड़ता है और एम्प्लॉयर उन्हें जॉब से निकाल देता है। तीसरी है बुरी आदतें। अमीर डैडी से मैं हमेशा पूछा करता था कि अमीरों की क्या आदतें होती हैं। वे क्वेश्चन पूछते थे कि तुम्हारे डैडी बिल कब चुकाते हैं। मैं कहता था महीने की पहली तारीख। तो फिर उनके पास क्या बाकी बचता है, उन्होंने पूछा। मैंने कहा बहुत कम। अम्मी डैडी ने कहा यही वह खास कारण है जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले खुद को दें, ना कि गवर्नमेंट, लेनदार या घर के मालिक को, क्योंकि अगर मैं इनको पैसे पहले दे देता हूँ तो मुझ पर दबाव नहीं रहेगा और मेरा माइंड ज्यादा तरीके नहीं ढूंढेगा पैसा कमाने के। फोर्थ है जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूँ। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है, क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं यह भरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह ज़रूरी नहीं है। काश कि मैं ऐसा कह सकता कि मेरे लिए पैसा इकट्ठा करना आसान था, पर ऐसा नहीं था। कहते हैं सोना तो हर जगह होता है, पर ज़्यादातर लोगों की आंखें इसे देख नहीं सकती। तो यहीं तक थी ये बुक समरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।